बिगेस्ट मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग गायनेकोलॉजी प्रैक्टिस क्या है? यही कि गायनेकोलॉजिस्ट रोज रात में थैला भर के पैसे घर लेके जाते हैं और उनके घरों में और अलमारियों में पैसे भरे होते हैं। यही एक बिगेस्ट मिसकंसेप्शन है। खुद जो गायनी में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उनका एंड देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स सबको ऐसा लगता है कॉर्पोरेट्स हैव अ डार्क साइड कि they वो have a आप dark side, yes. अभी लाइक सोशल मीडिया के आप बारे में आपने बात करी एंड आपका भी जो है पेज सीटीएम क्लिनिक का है। सो कितना नेसेसरी है आज की डेट में एक सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाना? टू मार्क योर प्रेजेंस वो आजकल इजी हो गया है। पहले जब ये सब नहीं था आप कैसे बताते थे कि मेरा क्लिनिक है वहाँ पे या मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं ये सब ट्रीट करती हूँ। आप या तो वर्ड ऑफ माउथ से चलता था, आपका कोई नोन किसी नोन को बताए ऐसे ऐसे, या फिर आप जब न्यूज़पेपर्स आए तो फिर न्यूज़पेपर्स में आप ऐड देने लगे। अब एरा आ चुका है सोशल मीडिया का, तो आप सोशल मीडिया पे अपने जो भी पोस्ट्स हैं, रील्स है, वीडियोस है, वो डाल के आप अपना प्रेजेंस फील करा सकते हो। दैट इज मैम काफ़ी ऐसे पेशेंट्स भी मिले होंगे जो सेक्स डिटर्मिनेशन कराना चाहते हैं, तो उनके साथ कैसे डील करते हो आप? एक्चुअली में ये ऐसा बहुत बार हुआ है। और एक क्लिनिक ओपन करना सिर्फ मेडिसिन के बारे में नहीं है। इट इज़ अबाउट मैनेजिंग योर रिसोर्सेज, योर फाइनेंसेस एंड ऑल्सो कि आप अपने पेशेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो, उनका कैसे ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। एंड इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे को डॉक्टर गीता राय से अच्छा कोई गेस्ट मिल नहीं सकता था, बिकॉज उनका जो स्पेक्ट्रम है नॉलेज का, उन्होंने रूरल एरियाज में भी वर्क करा है, प्लस इंस्टीट्यूशंस लाइक एम्स उन्होंने भी उसमें अपनी सर्विसेज दी हैं। सो आज हमको हमारे थर्ड पॉडकास्ट के लिए ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर गीता राय फिर से। एंड ऑफ कोर्स आपने अगर उनके साथ के हमारे पहले पॉडकास्ट नहीं देखे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा आप जा करके पहले देखो। हमने उनके साथ पहले पॉडकास्ट में वुमेन्स हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज पर बात करी थी, एंड जो लास्ट पॉडकास्ट था हमारा उनके साथ, हमने उसमें बात करी थी गायनेकोलॉजी एज अ ब्रांच कि वो क्यों हमें परस्यू करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए। इस पॉडकास्ट में हम सारे बिजनेस एंड फाइनेंसेस के बारे में बात करेंगे उनसे। उनका एक अपना खुद का क्लिनिक है स्त्रीयम नाम से, इन भोपाल ओनली। सो जॉइनिंग अस फॉर हर थर्ड पॉडकास्ट इज डॉक्टर गीता राय। एंड अगर ये पॉडकास्ट इंसाइटफुल हो, नॉलेजेबल हो आप लोग के लिए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। डॉक्टर गीता, वेलकम बैक अगेन थैंक यू। टू द अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट। एंड ऑफ कोर्स आपके साथ जो हमने 2 पॉडकास्ट करे हैं काफ़ी इंसाइटफुल रहे हैं, काफ़ी नॉलेजेबल रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स अब जो हमारा थर्ड पॉडकास्ट है, आज का जो एपिसोड का टॉपिक है हमारा, इट वुड बी ऑल फाइनेंशियल एंड बिजनेस रिलेटेड, बिकॉज आई फील कि ये जो एक टॉपिक है काफ़ी सारे डॉक्टर्स लैक करते हैं उसमें, एंड नॉलेज होनी चाहिए आज के टाइम में फाइनेंस को लेकर के। सो आज का जो हमारा पूरा पॉडकास्ट है बिजनेस एंड फाइनेंस रिलेटेड है। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा कि अगर किसी को ज़ीरो से, ग्राउंड ज़ीरो से अपनी प्रैक्टिस बिल्ड करनी है तो कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली हमने भी ग्राउंड जीरो से ही शुरू किया है। तो अगर कोई एक ट्रेट अगर आप एक्चुअली में जानना चाहते हो तो वो है स्किल। दैट इज़ योर ओन स्पेशलाइजेशन जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो अपने स्किल पे, आप कैसे मार्केट करोगे, कैसे अगर एक्चुअली में हम बिजनेस की बात करें तो कैसे आप अपना स्किल मार्केट में बेचोगे जब आपको आता ही नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है स्किल डेवलपमेंट, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है। फिर अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो क्योंकि इट्स एन एरा ऑफ सोशल मीडिया, अवेयरनेस पता होना चाहिए, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है आजकल टू मार्क योर प्रेजेंस। तो डेफिनेटली डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप अपना प्रेजेंस शो करके बता सकते हो कि हाँ हम अवेलेबल हैं टू गिव यू दिस सर्विस। फिर ऑफ कोर्स इट इज़ ऑन योर पेशेंट ट्रस्ट, योर ओन पेशेंट रैपो, कि किस तरह से आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा आगे। सो ओके, हम हर एक पॉइंट को ऑफ कोर्स इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कि लोकेशन का क्या रोल होता है किसी भी आपके क्लिनिक को सेटअप करने में? क्या ऐसी लोकेशन होनी चाहिए? आसपास कितना कंपटीशन आपको ध्यान रखना चाहिए कि है और नॉन एग्जिस्टिंग है? उन सब के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। हो सकता है कि ये मेरा ओपिनियन बहुत लोगों से अलग हो, लेकिन मेरा ऐसा नहीं, मेरा बहुत ज़्यादा बिलीफ है
कि बहुत कंपटीशन होगा तो आपके पास पेशेंट नहीं आएंगे, या आप ऐसी जगह बैठोगे जहां आपके अगल बगल में और 4 गायनेकोलॉजिस्ट बैठे हैं तो आपके पास पेशेंट नहीं आएंगे। वैसे वैसा मेरा ऐसा सोचना है कि जब 4 गायनेकोलॉजिस्ट एक ही जगह पे बैठेंगे तो एक तो पेशेंट को पता होगा कि वहाँ 4 लोग हैं तो कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टू दैट प्लेस वुड बी मोर। क्योंकि अगर आप अकेले बैठे हो और आप अवेलेबल नहीं हो तो पेशेंट को का आना वो वेस्ट हो जाएगा, तो पेशेंट शायद आए भी ना, मेरा ऐसा मानना है। तो जहाँ 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे मिठाई की दुकान एक होती है उसके बगल में 4 और खुलती है क्योंकि पेशेंट मिठाई लेने आएगा इस दुकान में नहीं तो उस दुकान में मिलेगी। इट इज सेम इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कि उसे कोई डॉक्टर मिलेगा। तो ये एक बात है लोकेशन रिलेटेड। तो मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है कि आप अकेले ही रहो। मेरे हिसाब से तो 4 आपके बगल में और बैठे तो वो ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ पेशेंट इनफ्लो। सेकेंड बेनिफिट, अगर आप सपोजिटली आपके पास पेशेंट आता है, आप अवेलेबल नहीं हो, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में आपके ही कोई फ्रेंड बैठा है तो आप फॉर द टाइमिंग बोल सकते हो कि चलो अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आप मेरे पेशेंट से मिल मतलब मेरे फ्रेंड को दिखा सकते हो। मे बी नेक्स्ट टाइम आप उसे फिर से अपने लिए बुला सकते हो। तो वो भी एक एडवांटेज ही है इन टर्म्स ऑफ द लोकेशन कि आपके आसपास आपके ही फील्ड के लोग बैठते हैं। सेकेंड, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट लोकेशन कैसी होनी चाहिए, तो एज सच कोई मेरे हिसाब से मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हर क्लास का पेशेंट होता है, आप कहाँ बैठे हो उस टाइम पे आपको उस क्लास का पेशेंट आपके पास आ जाएगा। तो बस ये कि बहुत ही ऐसा नहीं होगी बहुत दूर आप कहीं बैठे हो, कोई भी एक अवेलेबल असेसेबल लोकेशन अगर आपकी है जो पेशेंट को असेसेबल लगती है तो हर तरीके का पेशेंट आपके पास आएगा। बिगेस्ट मिसकंसेप्शन ऑफ रिगार्डिंग गायनेकोलॉजी प्रैक्टिस क्या है? यही कि गायनेकोलॉजिस्ट रोज रात में थैला भर के पैसे घर लेके जाते हैं और उनके घरों में और अलमारियों में पैसे भरे होते हैं। यही एक बिगेस्ट मिसकंसेप्शन है। खुद जो गायनी में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उनका एंड देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स सबको ऐसा लगता है। तो ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स द नोशन, द सेइंग दैट स्काई इज द लिमिट डज अप्लाई टू आवर फील्ड। क्योंकि इस फील्ड में आप जितना ज़्यादा अवेलेबल रहोगे फॉर द सर्जरीज फॉर द पेशेंट उतना आप कमा सकते हो। आप कितना भी पैसा कमा सकते हो। आप रोज 10 सर्जरीज भी कर सकते हो। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आप उतना भी कमा सकते हो। और अगर आप नहीं करते हो और आप अपने सेटअप में मतलब खुश हो और जो पेशेंट आ रहा है तो आपकी अर्निंग उस हिसाब से होगी। सो दिस फील्ड हैज इमेंस पोटेंशियल। आप उसको कितना यूज कर सकते हो फॉर योर सेल्फ वो आप पे डिपेंड करता है। ओके मैम, अगर हम बात करें एक गवर्नमेंट सेटअप में आप कितना अर्न कर सकते हो, एक प्राइवेट अगर हॉस्पिटल आप ज्वाइन करते हो उसमें कितना अर्न कर सकते हो, प्लस एडिशनल आप अगर क्लिनिक सेटअप कर सकते हो, तो इन 3 में क्या आपके पे आउट्स होते हैं, क्या आप अर्न कर सकते हो, उसमें क्या स्कोप है उसके बारे में? राइट, सो फॉर्चुनेटली आई हैव वर्कड इन ऑल दोस या सेटअप्स। बिकॉज आप जो रूरल से लेकर के हाँ, आप एम्स में भी यस करे हैं, यस, आपका खुद का कॉर्पोरेट में भी कॉर्पोरेट मैंने में भी किया और करे अब मेरा हैं। खुद का भी सेटअप है। या सो इस मामले में मैं फॉर्चुनेट रही कि मैंने सारी चीजें टेस्ट करके फाइनली अपना सेटअप ओपन किया, नोइंग एवरीथिंग दैट व्हाट विल आई गेट, व्हाट आर द लिमिटेशंस। सो व्हेन आई वर्कड इन अ रूरल सेटअप, क्योंकि आप जब भी किसी गवर्नमेंट सेटअप से पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो मोस्टली आप रूरल या थोड़े पुअर क्लास के पेशेंट से ही डील कर रहे होते हो। तो उनके साथ क्या चैलेंजेस हैं वो मैंने जब रूरल बॉन्ड किया तो मैंने देखा कि पेशेंट बहुत ही ज़्यादा कंप्लाइंग इन द सेंस वो आप पे छोड़ देता है, उसको बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होते क्योंकि प्रोबेबली उसके पास ऑप्शन नहीं होते, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास यही अस्पताल है, आप ही उसके डॉक्टर हो, जो आप करोगे वो उस पर मतलब ट्रस्ट करता है। तो रूरल सेटअप या जो थोड़े पुअर पेशेंट्स के साथ ऐसा है इन टर्म्स ऑफ इनकम, क्योंकि जब भी आप किसी गवर्नमेंट सेटअप में होते हो एक कैपिंग होती है, आपको इतनी ही सैलरी मिलेगी, तो अर्निंग एक्स्ट्रा अर्निंग का स्कोप नहीं होता। डेफिनेटली काफ़ी हद तक पेशेंट सेटिस्फैक्शन वहाँ आपको मिल जाता है क्योंकि आप बहुत वैरायटी ऑफ पेशेंट्स देखते हो क्योंकि इन्फ्लो ज़्यादा होता है। हाँ, हेक्टिक होता है। अगर किसी को उसमें अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। विज़ द अदर एक्सट्रीम ऑफ कॉरपोरेट्स आपको बहुत पैसा देते हैं। मतलब अगर किसी भी ब्रांच में सबसे ज़्यादा पैसा अगर आपको मिल रहा है एक मतलब नॉट लाइक अ पीक ऑफ योर करियर बट एक इनिशियल स्टेज ऑफ करियर में, तो वो कॉरपोरेट से ज़्यादा कोई नहीं देता। द प्रॉब्लम विद कॉरपोरेट्स इज देयर होल इन्वेस्टमेंट इज बेस्ड ऑन रेवेन्यू जनरेशन। अगर वो आपको 5 लाख रुपए पे कर रहे हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उन्हें 10 लाख रुपए कमा के दोगे। एंड आई एम
डोंट नो वेदर आई शुड से और दिस और नॉट, बट एथिकल प्रैक्टिस से बहुत पैसा आना थोड़ा मुश्किल है. तो समवेयर प्रोबेबली यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर एथिकल थिंग्स. कि लाइक नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन को लेके हमेशा से ही हल्ला होता है कि ज़बरदस्ती ऑपरेशन कर दिया जाता है. मे बी कि ये ट्रेंड शुरू ही कॉरपोरेट्स के आने के बाद हुआ होगा, जहाँ मुझे अगर प्रेशर है रेवेन्यू जनरेशन का, और हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी में 30,000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हो और सिजेरियन में 50,000 का हो, या नॉर्मल में 1 लाख का हो तो सिजेरियन में 2 लाख का हो. तो जब ये सारी चीज़ें आप पे प्रेशर पे आएंगी तो आप भी कहीं ना कहीं थोड़े से मतलब डामाडोल तो हो जाओगे. तो आई थिंक कॉरपोरेट्स के आने के बाद ये रेवेन्यू जनरेशन एंड थोड़ा कॉम्प्रोमाइज मतलब ऑन योर एथिक्स वाला एस्पेक्ट शुरू होने के बाद ये डिबेट शुरू हुई होगी. लेकिन हाँ, अगर आप अर्निंग की बात करोगे तो हाँ, कॉरपोरेट्स इनिशियल स्टेज ऑफ योर प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा पैसा आपको दे सकते हैं. लेकिन फिर अब बात आती है लॉन्ग रन की, जो इवेंचुअली जैसे आप अपना सेटअप ओपन करते हो, तो इनिशियल स्टेज ऑफ योर प्रैक्टिस मे नॉट बी वेरी गुड फॉर योर फाइनेंसेस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, रिटर्न कम होगा, और कब आप द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम में आओगे जहां आप बहुत कमा रहे होगे, इट मे टेक लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो. इट विल अगेन डिपेंड अपॉन कि आप कितने डेस्परेट हो जल्दी पैसा कमाने के लिए, और कितना ज़्यादा पैसा आप कमाना चाहते हो. तो इफ एनीबडी हैज़ मतलब क्या बोलना चाहिए, हंगर ऑफ फास्ट मनी एंड क्विक मनी, शायद वो प्राइवेट प्रैक्टिस खुद के सेटअप की बहुत जल्दी ना दे, अगर आप बहुत अच्छे से और एथिकली करना चाहते हो. हाँ, अगर आप फ्रीलांसिंग में हो, फ्रीलांसिंग मीन्स एनीबडी कैन कॉल यू, यू कैन गो एंड ऑपरेट देयर एंड कम बैक, देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द पेशेंट. यू जस्ट ऑपरेट द पेशेंट, टेक योर मनी एंड कम बैक. सो वो फ्रीलांसिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर क्विक मनी, क्योंकि आप एक दिन में 4 सर्जरी करो, अपना पैसा लो और आराम से सो जाओ, फिर आपको कुछ नहीं करना है. बट इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग इन टर्म्स ऑफ फिजिकल चैलेंजेस. कभी नॉर्थ के हॉस्पिटल से फ़ोन आ रहा है तो कभी साउथ के हॉस्पिटल से फ़ोन आ रहा है. कभी वो आधी रात को भी आ सकता है, कभी आप किसी पार्टी में बिजी हो, कभी आप अपने बच्चे के साथ बिजी हो, या कहीं भी फैमिली कमिटमेंट्स में बिजी हो, फिर भी फ़ोन आ सकता है. तो अगर आप उन एस्पेक्ट्स के लिए तैयार हो तो फ्रीलांसिंग करना है. अगर आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो अपने एथिकल उसको, आई वोंट से कि कॉम्प्रोमाइज, बट मे बी मॉडिफाई, तो आप कॉर्पोरेट में जा सकते हो. बट इफ़ यू वांट टू रियली डू like what I want to do without any pressure, then, and without even the financial pressure, then maybe you may need to like open your own setup. तो आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो. तो बेसिकली कॉर्पोरेट्स हैव अ डार्क साइड कि They वो have a आप dark side, yes, आपसे डिमांड करते हैं, कि आपसे एक्सपेक्ट करते because हैं, they are business. या दे They're बेसिकली businessmen, बिजनेस, yeah. कि आप इतना पेशेंट इनफ्लो लाओगे, आप इतने पेशेंट्स को लाइक थ्रू सर्टेन प्रोसीजर्स आप उनको करवाओगे, इनपुट कराओगे. yes. So, if someone wants to like set up a gynecology practice, तो मिनिमम उनके पास क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए रिगार्डिंग कि कौन सी मशीन्स होनी चाहिए, कौन से टेस्ट अवेलेबल होने चाहिए? सो अगर बहुत सारी अदर ब्रांचेस से कंपेयर करें लाइक डर्मेटोलॉजी और रेडियोलॉजी, तो ऐसे देखा जाए गायनेकोलॉजी एक बहुत ही लेस डिमांडिंग ब्रांच है इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल सेटअप, क्योंकि आपको बहुत मेजर कोई इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए. अगर हम बेसिक ऑब्स एंड गायनी की प्रैक्टिस करें, आपको कुछ भी नहीं चाहिए. आपको जस्ट एक टेबल चेयर जहां आप पेशेंट को देखोगे, और एक टेबल जहां आप पेशेंट को एग्जामिन करोगे, क्योंकि इंटरनल एग्जामिनेशन इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ गायनेकोलॉजी. तो यही सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. बस इसके बाद बात आती है कि अगर आप इसके आगे कुछ करना चाहते हो, अगर आप इनफर्टिलिटी में हो तो इनफर्टिलिटी का अपना एक सेटअप होता है विच इज़ क्वाइट इन्वेस्टिंग, क्योंकि आपको लैब्स चाहिए, माइक्रोस्कोप्स चाहिए, फ्रीज, अगर आप फ्रीज करते हो तो जो आपके फ्रीजर्स हैं. सो इट इज़ एन एंटायरली डिफरेंट सेटअप, जो एक इनफर्टिलिटी के जो कंपनीज या जो फार्मास्यूटिकल्स हैं वो पूरा सेटअप लगा के देते हैं, विच इज़ अ क्वाइट इन्वेस्टमेंट. सिमिलरली अगर आप कॉस्मेटिक गायनी में अगर एस्थेटिक में जाना चाहते हो, तो यू नीड लेज़र मशीन्स फॉर कॉस्मेटिक सेटअप्स. तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट
चाहिए रहेगा। तो उसके हिसाब से लेज़र मशीन का इन्वेस्टमेंट, अगर आपको पीआरपीज लगाना है तो सेंट्रीफ्यूज का इन्वेस्टमेंट, ये सारे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चाहिए। तो डिपेंडिंग व्हाट स्पेशलिटी यू वांट टू प्रैक्टिस, अगर आप लैप्रोस्कोपी या एंडोस्कोपी करना चाहते हो तो यू हैव टू हैव योर ओन लैप्रोस्कोप, हिस्ट्रोस्कोप, वो एक इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये सब डिपेंड्स आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, वैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर बेसिक ऑब्जन गायनी की बात करें उसमें कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके मैम, ये क्या सिटी वाइज भी वेरी करता है, लाइक टीयर 1, 2 एंड 3 में? बिकॉज ऑफ कोर्स कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ पे, आपको पेशेंट एक्वायर करने हैं वहाँ पे, तो क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं? कंपटीशन तो नहीं, बट हाँ, जैसे अगर मैं कॉस्मेटिक गायनी की बात करूँ तो अगर मैं कॉस्मेटिक गायनी की प्रैक्टिस किसी रूरल सेटअप में करना चाहूँगी तो वो शायद एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि लोग वहाँ पे बेसिक हेल्थ के लिए सफ़र कर रहे हैं, बेसिक ऑब्स्टेट्रिक्स नहीं है वहाँ पे। कौन ही कॉस्मेटिक या एस्थेटिक या रीजनरेटिव गायनी के बारे में बात करेगा, या क्या ही कौन ही उसमें पैसा खर्च करना चाहेगा। जबकि अगर आप इसी फील्ड का स्कोप किसी भी अच्छे सिटी, दिल्ली जैसे, आई वॉज इन दिल्ली सो आई प्रैक्टिस देयर, तो वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि बेसिक्स के लिए लोग गवर्नमेंट सेटअप में चले जाते हैं, वहाँ उनका फुलफिल हो जाता है। तो पेशेंट आर अवेयर एंड पेशेंट आर रेडी टू इन्वेस्ट ऑन देयर एस्थेटिक पार्ट। जैसे मैंने बताया, लेबियाप्लास्टी हो या हाइमेनोप्लास्टी हो या फिर लाइटनिंग ऑफ द वल्वल जो एरियाज हैं, तो ये सारे जो एस्थेटिक पार्ट हैं, ये एक छोटे सेटअप में, छोटे शहर में उनका स्कोप अभी नहीं है। डेफिनेटली दिल्ली, मुंबई, किसी भी बड़ी सिटी में उनका अच्छा फ्यूचर है। ओके मैम, रूरल से लेकर के हम बात करें, आप एम्स में भी वर्क करें, कॉर्पोरेट्स एंड प्राइवेट, सो व्हाट इज़ द लाइक आपका जो ग्राफ है करियर वाइज, वो कैसे वेरी करता है? हाँ, हमारी ही ब्रांच की अगर मैं बात करूँ तो किसी भी रूरल सेटअप में, चाहे आप प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहो, चाहे आप किसी गवर्नमेंट सेटअप में प्रैक्टिस करो, ऑब्स्टेट्रिक्स इज द मेन थिंग। क्योंकि वहाँ सिर्फ बच्चे पैदा होना ही हो रहा होता है। अगर गायनी सर्जरीज की भी बात की जाए तो लोग चलने देते हैं, अगर बाई चांस उन्हें प्रोलैप्स है, यूट्राइन प्रोलैप्स है और उसकी सर्जरी होनी है, तो उसको नहीं कराते, वो चलने देते हैं, ऐसा मान के कि ये पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी है, ऐसा होगा ही। या कोई फाइब्रॉइड है यूट्रस में और उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसको गोली खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाएंगे, सालों बीत जाएंगे, जब बिल्कुल ही कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो ही वो उसको सर्जरी के लिए सोचेंगे। कराएंगे कि नहीं कराएंगे वो भी एक डिफरेंट वो दूसरी बात आस्पेक्ट, आ वो जाती दूसरी है। बात है, उसके बारे में सोचेंगे। तो एक छोटे शहर में ऑब्स्टेट्रिक्स होता है, टीयर 2 सिटी में काफ़ी हद तक दोनों चीज़ें बैलेंस होती हैं, गायनी पेशेंट्स भी आते हैं, ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट्स भी आते हैं। और अगर हम टीयर 1 की बात करेंगे तो अगर आप कॉरपोरेट में हैं तो आपको इस तरीके के अलग अलग फील्ड के पेशेंट, इनफर्टिलिटी का अलग स्कोप है, लैप्रोस्कोपी का अलग स्कोप है, रोबोटिक्स का अलग स्कोप है, एस्थेटिक गायनेकोलॉजी का अलग है, प्योर ऑब्स्टेट्रिक्स अलग है। तो काफ़ी हद तक आप सब चीज़ नहीं प्रैक्टिस कर सकते, आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में जाना चाहते हो, क्योंकि फिर वो एक एंटायरली डिफरेंट ब्रांच होगी, एंटायरली डिफरेंट क्लास ऑफ पेशेंट आपके पास आएगा। सो जो सुपर स्पेशलिटीज़ हैं उनमें अभी करेंटली सबसे ज़्यादा पे आउट किस में मिल रहा है? इन आर ब्रांच या तो हाँ, अभी तो काफ़ी हद तक जो एंडोस्कोपी करते हैं, लाइक लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक्स, हिस्ट्रोस्कोपी, ये सब, क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं कि अब ओपन सर्जरी से बेटर हो गई हैं मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज, तो उसमें अवेयरनेस आ गई है और पेशेंट्स उसको अफोर्ड भी करते हैं, इंश्योरेंसेस कवर करते हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स का प्रॉब्लम ये है कि यानी कि जो डिलीवरी सिजेरियन वाला पार्ट है वो बहुत सारे जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं कवर नहीं करती, तो इसीलिए वो एक चैलेंजिंग पार्ट है अभी भी। गायनी का ऐसा नहीं है, जो गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज हैं, चाहे रोबोटिक्स हो चाहे लैप्रोस्कोपिक्स हो, वो काफ़ी हद तक इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती हैं। तो पेशेंट आता है आपके पास सर्जरी कराने के लिए, और वो एक नॉन इमरजेंसी ब्रांच भी है, तो आप बहुत आधी रात को भाग भाग के ऑपरेट करो ऐसा नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट, हाँ, उनमें एक अच्छा स्कोप है। एस्थेटिक जो पार्ट है या कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी एक अपकमिंग ब्रांच है, तो उसका शायद 5 साल में और अवेयरनेस बढ़ेगा, तो अब वो एक पेइंग ब्रांच हो सकती है। मैम, अगर पेशेंट एक्वायर करने की बात करें, सो हाउ डू यू बिल्ड दैट ट्रस्ट रिलेशनशिप विद दैट पेशेंट, एंड इन द लॉन्ग रन उनको कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं? प्लस आप क्या उनको लाइक आप कह लो कि हाँ, अपनी तरफ से क्या हम कर सकते हैं कि हाँ, दे ऑल्सो रिफर यू टू अदर पेशेंट्स एज वेल। सो आई थिंक
एक तो स्किल एक्विजिशन, जब आप कर रहे हो उस फेज ऑफ लाइफ में, यू शुड गिव योर 100% और मोर देन 100% टू एक्वायर योर स्किल, क्योंकि वही इन लेटर इन लाइफ आपको ये कॉन्फिडेंस देगा कि आप जो भी पेशेंट को एडवाइस दे रहे हो या आप जो भी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हो वो सही कर रहे हो। और जब आप कोई भी काम सही कर रहे होते हो तो उसका एक कॉन्फिडेंस ही अलग होता है, जो मुझे लगता है कि पेशेंट भी सेंस कर लेता है कि ये जो डॉक्टर हैं इनको कुछ जो भी वो कह रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं कि हवा में ही बात कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो एक आपका स्किल वाला पार्ट है वो आपको भी कॉन्फिडेंस देगा अपने ऊपर, वो पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस देगा आपके ऊपर। तो पेशेंट आपको ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली मैं हमेशा से पेशेंट से ऐसा कहती आई हूँ बहुत सालों से कि अगर मुझ पे विश्वास हो तो ही नेक्स्ट टाइम मेरे पास आना, नहीं तो मत आना। डॉक्टर भी बहुत सारे हैं और शायद हर ओपिनियन के भी होंगे। मेरा एक ओपिनियन है, क्योंकि मैंने ऐसा सीखा है ओवर द ईयर्स, चाहे पढ़ के सीखा हो, चाहे अपने एक्सपीरियंस से सीखा हो, चाहे अपने सीनियर्स के एक्सपीरियंस से सीखा हो कि ऐसा होना चाहिए। हो सकता है कि आप उससे अग्री नहीं करते हो, तो हम दोनों एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पे पहुंचेंगे कि हम क्या करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आपको ऑपरेट कराना चाहिए, आप नहीं कराना चाहते हो बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, तो आप मुझ पे ट्रस्ट करो तो ऑपरेट करा लो। मतलब ऐसा मेरा कहना है। अगर नहीं ट्रस्ट है और आप चाहते हो कि आपका कोई और ट्रीटमेंट हो, तो मे बी यू कैन गो टू सम अदर डॉक्टर या सम अदर पर्सन। तो ऐसा मैं पेशेंट से बहुत मतलब रैपो और ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करती हूँ, ताकि पेशेंट के लिए बेस्ट मैं अपनी तरफ से कर पाऊँ। एंड ऐसा कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ, इफ़ एक पेशेंट आ रहा है कि वो आगे भी रेफ़र करे कि हाँ, ऑफ कोर्स अगर उनके किसी सर्कल में किसी और को भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो कैसे आपके पास रीच कर सकें? नहीं, वो तो जैसे जब भी पेशेंट आपके पास आता है, अगर उसे लगता है कि आप सही डॉक्टर हो, सही सलाह दे रहे हो, तो वो खुद ही अपने आप ही अपने फ्रेंड्स को और उनको रेफ़र करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास ऐसे ही आते हैं कि वो पेशेंट ने भेजा था। मतलब इंटरेस्टिंग है अभी भी कि एक आंटी आई थी जो मतलब 60-70 उनकी एज होगी, तो वो मेरे पास दिखाने आई और नेक्स्ट टाइम में वो अपनी बेटी और उनकी बेटी, मतलब अपनी तीनों जनरेशन्स को, वो तीनों जनरेशन्स मेरे से ट्रीटमेंट कराती हैं अभी। तो वो उनका ट्रस्ट मुझ पे बिल्डअप हुआ, एक का हुआ, फिर दूसरे का हुआ, फिर तीसरे का हुआ। तो मुझे लगता है ओवर द ईयर्स अगर आप सही, उनको लगता है कि आप सही ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो हो ही जाएगा। ओके, मतलब बिल्डिंग अ ट्रस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमंग, इंपॉर्टेंट, यस। बिकॉज़ ऑफ कोर्स डॉक्टर्स का जो काम है पूरा ट्रस्ट पे ही ट्रस्ट पे ही चलता है, है एंड यस वर्ड ऑफ माउथ। यस यस। आई एम श्योर कि आपने काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट पेशेंट्स के साथ डील करा होगा, लाइक हमें ये ट्रीटमेंट करवाना है, हमें ये नहीं यही चाहिए, एंड ऑफ कोर्स रिगार्डिंग कि जो जेंडर रिवीलिंग होता है, तो हाउ डू यू डील विद देम? डिफ़िकल्ट पेशेंट्स के मैं अगर एग्जांपल दूं तो हाँ, बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं पेशेंट इन टर्म्स कि यहाँ तक डिफ़िकल्ट होते हैं कि वो आपकी कंसल्टेशन फ़ीस भी नहीं देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि फ़ीस किस बात की, आपने 5 मिनट बात ही तो की है। तो उस लेवल से लेके कन्विंसिंग अ पेशेंट टू फॉर अ सिजेरियन से लेके पोस्ट ऑपरेटिव काउंसलिंग, तो बहुत लेवल पे डिफ़िकल्ट पेशेंट्स देख चुके हैं। तो अब काफ़ी हद तक आदत हो गई है। जैसे हम कई बार हॉस्टल पेशेंट्स भी कहते हैं, हॉस्टल अटेंडेंट्स भी कहते हैं कि वो आप लेफ़्ट जाने का बोलोगे वो राइट ही जाएँगे। तो ओवर द इयर्स अब आदत हो गई है कि कैसे करने की। अभी रिसेंट में ही मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरी मतलब अब क्योंकि मैं एसोसिएट प्रोफेसर हो चुकी हूँ, सो आई हैव अ असिस्टेंट प्रोफेसर अंडर मी। और एक असिस्टेंट उनका जो मेरे अंडर थी, उनका मुझे फ़ोन आता है कि एक पेशेंट आई है और मुझे लग रहा है कि उनका सिजेरियन होना चाहिए, पर वो कंसेंट नहीं दे रहे हैं सिजेरियन की। तो मैं क्या करूँ, वो नहीं मान रहे। मैंने सब समझा दिया, वॉटेवर, बच्चे को कुछ प्रॉब्लम था, बच्चे की धड़कन ठीक नहीं चल रही थी और हमारे हिसाब से उनका सिजेरियन होना चाहिए था। मैंने भी वो उनका रिपोर्ट देखा एंड आई ऑल्सो सजेस्टेड कि सिजेरियन होना चाहिए, पर उन्होंने, माय जूनियर सेड कि वो कंसेंट नहीं दे रहे हैं। वो ये कंसेंट देने को तैयार है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम नॉर्मल ही कराएंगे, चाहे बच्चे को कुछ भी हो जाए हम नॉर्मल ही कराएंगे।
सो आई अगेन आस्क्ड हर कि आप उन्हें फिर से समझाओ कि मैंने अपने सीनियर से बात किया कि उन्हें भी यही लग रहा है एंड सिजेरियन होना चाहिए, बट दे डिनाइड द कंसेंट. देन व्हाट हैपेंड, शी सेड नहीं मैम ये तो ठीक नहीं लग रहा है, देखो आप क्या करना है. तो देन फिर आई वेंट टू द हॉस्पिटल, आई टॉक टू हर एंड ही द पेशेंट एंड हर मदर एंड हर फादर वॉज अ थाना इंचार्ज ऑफ सम थाना, मतलब ऐसे कोई मैं अनपढ़ क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, वेल टू डू क्लास की बात कर रही हूँ. सो आई कॉल्ड द फादर एंड आई सेड कि आप क्यों नहीं ऑपरेशन कराना चाहते हो. तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल भी तो हो सकता है, आप नॉर्मल क्यों नहीं करते हो. तो अब विथ माई ओन एक्सपीरियंस मैंने उन्हें ये समझाया कि व्हाट इज़ योर अल्टीमेट एम. क्या आपका अल्टीमेट एम ये है कि चाहे जो हो जाए नॉर्मल ही होना चाहिए, या आपका अल्टीमेट ये है कि आपकी बेटी और उसका बच्चा ठीक रहे. तो ऑब्वियस आंसर है इसकी बच्चा ठीक होना चाहिए, बेटी ठीक होना चाहिए. सो देन मोड ऑफ डिलीवरी इज सेकेंडरी. प्राइमरी एम माँ और बच्चा ठीक होना चाहिए, और हमारे हिसाब से हम आपको नॉर्मल डिलीवरी करके माँ बच्चा ठीक नहीं दे पाएंगे. नाउ इफ़ यू ट्रस्ट अस तो हमें सिजेरियन की आप कंसेंट दो. इफ़ यू डोंट ट्रस्ट अस देन टेक योर डॉटर टू सम अदर हॉस्पिटल जहाँ आपको ट्रस्ट होना चाहिए, बिकॉज हम नॉर्मल डिलीवरी से नॉर्मल बच्चा और मदर की गारंटी नहीं दे पाएंगे जो भी अभी सिचुएशन चल रही है. सो देन दे थॉट अ लिटिल एंड देन दे गेव कंसेंट टू अस कि हाँ आप बात सही कह रहे हो, क्योंकि हम अस्पताल नॉर्मल डिलीवरी कराने नहीं आए थे, हम सही माँ और सही बच्चा कराने आए थे. बस हाँ हम ये चाह रहे थे कि डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाए. तो देन आई ट्राई टू काउंसिल, देखो ऐसा ऐसा है, बच्चे की धड़कन ठीक नहीं चल रही है, पहला बच्चा है, लेबर में टाइम लग सकता है, बच्चा अगर नॉर्मल हो भी गया तो हो सकता है कि 15 दिन या 1 महीना NICU में रहे. तो क्या आप ये सब चाहते हो? तो ऑब्वियसली कोई ये बात नहीं चाहता है. तो दिस इज हाउ ओवर द इयर्स आई हैव लर्न टू टैकल डिफिकल्ट पेशेंट्स एंड देयर अटेंडेंट्स. मैम काफ़ी ऐसे पेशेंट्स भी मिले होंगे जो सेक्स डिटर्मिनेशन कराना चाहते हैं, तो उनके साथ कैसे डील करते हो आप? हाँ एक्चुअली में ये ऐसा बहुत बार हुआ है, और मतलब हमारे ही फ्रेंड्स मतलब जो हैं उन्होंने ही कई बार ऐसा बोला है कि दे वांट टू नो द सेक्स ऑफ द चाइल्ड. सी जिसके भी इंटेंशन सही है, जैसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़का है या लड़की है, वो वैसे भी सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कराएगा. तो बात ये है कि उसे फ़र्क पड़ रहा है, और अगर ये फीमेल सेक्स है तो मतलब वो फीमेल फीटिसाइड कराना चाहते हैं. तो मैं अपने लेवल, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ उसके बाद, लेकिन मैंने अपने तरफ से कभी ना सेक्स डिटर्मिनेशन किया, ना उसकी सलाह दी, और ना ही कर मतलब बताया है. जैसे वो कहेंगे कि चलो आप नहीं कर रहे हो, आप बता दो कोई और करता होगा. मैंने कहा देखो करते तो होंगे ही, बहुत लोग करते होंगे, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी कि आप उनसे करा लो, उनसे बात कर लो, उनसे करो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक एब्सोल्युटली रॉन्ग प्रैक्टिस है. whatever is against nature should not be done. अगर नेचर ने आपको फीमेल चाइल्ड दिया है तो प्रोबेबली आप उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करो, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज इन द फ्यूचर. चलो हमने लड़का पैदा करा दिया, फीमेल फिटिसाइड करके नेक्स्ट टाइम लड़का पैदा, क्या गारंटी है कि वो जिंदा पैदा होगा? यहीं से शुरू करते हैं कि हमने उसको पूरे 9 महीने पाला पाला पाला, और क्या गारंटी है कि वो जिंदा होते होते बच जाएगा? यहाँ से बच गया, जिंदा पैदा हो गया, तो क्या वो 1 साल 2 साल 5 साल जिंदा रहेगा? अगर जिंदा रहेगा तो क्या वो बिल्कुल हेल्दी रहेगा? क्या उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? हो सकता है कि कुछ थोड़े साल बाद पता चले कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है. You never know. So there is no guarantee of anything. Why you want to change this? क्योंकि आप यही गारंटी चाहते हो ना कि आपको एक लड़का मिले जो आपका वंश का नाम कैरी करे. कौन जानता है वो वंश का नाम कैरी करने तक रहेगा भी. फिर हम वो वाले एस्पेक्ट भी बात कर लेते हैं कि वो लायक निकलेगा कि नालायक निकलेगा, यू नो, सो मेनी अदर थिंग्स. सो देयर इज नो गारंटी ऑफ एवरीथिंग. व्हाई डू, हो सकता है ये जो लड़की पैदा हो रही है, शी मे टर्न आउट टू बी अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, और वो ही आपका नाम रोशन कर ले. फॉर एग्जाम्पल आज ही हम ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि यू नो सुनीता विलियम्स वॉज देयर एंड ने बहुत रिकॉर्ड बनाया, ना शी इज कमिंग बैक टू द अर्थ. नाउ एवरीबडी नोज सुनीता विलियम्स, नाउ एवरीबडी इज गूगलिंग सुनीता विलियम्स, एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो अबाउट. इवन आई गूगल्ड एंड आई फाउंड दैट her father was from Mehsana district of Gujarat. So you never know कि वो लड़की आपका नाम इतना रोशन कर दे. तो why you want to have that वंश का लड़का and everything where there is no guarantee. So this is how I want to counsel, and I counsel, rest I don't know. ओके, सो देयर इज ऑल्सो अ ट्रेंड कि जो कपल्स हैं वो फ्लाई आउट करेंगे सम अदर कंट्री में जहाँ पे इट इज़ लीगल कि आप जान सकते हो. जान सकते हो, yes. सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट कि कितना सही है, बुरा है, नहीं करना चाहिए?
क्या है वो? Again, I want to say the same thing कि what is your intention, why you want to know the sex. अगर आप इस इंटेंशन से जानना चाहते हो कि वो कमरा आप सजाओगे ब्लू कलर का या पिंक कलर का, तो भी मैं ये कहूंगी कि what is the fun? सरप्राइज इज द फन ना, व्हेन यू गेट द, जब बच्चा 9 महीने का हो के आपके पास आता है एंड देन यू नो ओके इट इज अ बेबी गर्ल और बेबी बॉय, नाउ आई विल डेकोरेट एंड इट इज ओके. व्हाई वांट यू वांट टू हैव दैट डेकोरेशन बिफोर द बेबी अराइव्स? बिकॉज दिस, मतलब थोड़ा सा रूड होगा बट हु नोस कि वो 9 महीने रहने वाला. यू हैव डेकोरेटेड द रूम एंड देयर इज नो बेबी, गॉड फॉरबिड कुछ हो जाए, देयर इज नो बेबी. सो व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग ऑल दिस? सो इफ द इंटेंशन इज जस्ट टू डेकोरेट द room, it makes no sense. The second thing is of course female feticide, because you want to have a male child. उसके भी मैं फेवर में नहीं हूँ. तो मैं काउंसिल पूरा यही करती हूँ कि go with the nature's flow. जब जो जैसा होना होगा वो वैसा ही होगा. आप अपना अगेंस्ट द नेचर जाके बहुत फायदा शायद नहीं ही कर पाओगे. सो वेट for the surprise, whatever comes, a healthy boy or a healthy baby, accept that. And है, I know my own फैमिली मेम्बर्स जिनकी 5 daughters हो चुकी हैं एट दिस एरा. she's having 5 daughters just in the hope of male child. वो भी जो 5th वाली है वो उसमें हुई है कि somebody told कि ये लड़का है. अदरवाइज गॉड ओनली नोस कि उन्होंने कितने फीमेल फीटिसाइड करा चुके होंगे. बट शी हैज नो बॉय. मतलब ऐसा नहीं कि 5 लड़कियों के बाद 6वां लड़का हो ही गया है. एट द एंड ऑफ द 5 daughters शी ऑल्सो सेड कि अब मैं और बच्चे पैदा नहीं कर सकती हूँ. तो डोंट गो अगेंस्ट द नेचर, डोंट प्ले विद द नेचर, लेट इट अनफोल्ड. और अब जो उनकी 5 लड़कियां हैं उसमें से जो 3 लड़कियां हैं वो सब बहुत अच्छे मतलब इंजीनियरिंग करके या अपना लॉ करके बहुत अच्छी जगह जॉब भी कर रही हैं. हु नोज कि वो जो लड़का होता वो करता या नहीं करता. तो वट एवर इज हैपनिंग, गो विद द फ्लो, गो विद द नेचर. ओके, सो हम वापस से अपने बिजनेस एस्पेक्ट पे आते हैं. अभी लाइक सोशल मीडिया के बारे में आपने बात करी एंड आपका भी जो है पेज 3M क्लिनिक का है. सो कितना नेसेसरी है आज की डेट में एक सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाना? एक पर्सनल ब्रांडिंग आप कह लो, एक आपका टू रीच आउट द पेशेंट्स कह लो, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है और क्यों है? So, as we discussed a little ago कि to mark your presence, वो आजकल इजी हो गया है. पहले जब ये सब नहीं था आप कैसे बताते थे कि मेरा क्लिनिक है वहाँ पे या मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं ये सब ट्रीट करती हूँ? आप या तो वर्ड ऑफ माउथ से चलता था, आपका कोई नोन किसी नोन को बताए ऐसे ऐसे, या फिर आप जब न्यूज़पेपर्स आए तो फिर न्यूज़पेपर्स में आप ऐड देने लगे. जब टीवी आया तो आप उसमें टीवी में अपने कमर्शियल्स देने लगे. अब एरा आ चुका है सोशल मीडिया का. तो आप सोशल मीडिया पे अपने जो भी पोस्ट्स हैं, रील्स है, वीडियोस है, वो डाल के आप अपना प्रेजेंस फील करा सकते हो. दैट इज इट. वंस द पेशेंट मीट्स यू, चाहे वो किसी के बताने से आए, चाहे पेपर में ऐड देख के आए, चाहे आपका सोशल मीडिया में आपका रील देख के आए, एक बार जब डॉक्टर के पास पेशेंट आ गया वो पीछे का सारा वॉश आउट हो जाता है. फिर जब जो आपका उससे इंटरेक्शन हुआ, आपका उससे रेपो बना नहीं बना, उसको आप पे ट्रस्ट आया नहीं आया, फिर सारी कहानी वहां से शुरू होगी. फिर वो दोबारा सोशल मीडिया की रील देख के नहीं आएगा. फिर तो उसका जो एक्सपीरियंस था वो उसके बेसिस पे ही आपके पास दोबारा आएगा, या पेशेंट किसी और को भेजेगा या नहीं भेजेगा, आपके बारे में अच्छा बताएगा या बुरा बताएगा, वो सब आपके उसके पर्सनल इंटरेक्शन पे डिपेंड करेगा. तो सोशल मीडिया का जहां तक भी रोल है वो फर्स्ट टाइम पेशेंट को आप तक लाने का ही है. एंड कितना रेलेवेंट है कि आप कौन सा कंटेंट डाल रहे हो उस पे, वो कैसे उसमें इम्पोर्टेंस आती है उसकी? हाँ, बिकॉज ऐसा भी होता है, जो हम बचपन में पढ़ते थे कि ऊंची दुकान फीका पकवान, वो भी हो जाता है कि कई बार आप सोशल मीडिया पे अपने जो, क्योंकि आप डॉक्टर हो, यू आर नॉट अ स्पेशलिस्ट ऑफ ऑल दीज टेक्नोलॉजी थिंग्स, तो आप मीडिया के लिए किसी को हायर करते हो, जो कंपनीज होती हैं इन सब के लिए. अब उनको चाहिए कि वो आपको एकदम पिक्चर परफेक्ट शो कर दे कि एक आप स्टार बना दें हाँ, एक उसको स्टार and बना दे, स्टार डॉक्टर, आप छूते ही पेशेंट को ठीक कर दोगे. एक्चुअली यही इमेज आपकी क्रिएट हो जाती है कि आप एक बहुत ही अमेजिंग डॉक्टर हो, आपको सब कुछ आता है और आप से पेशेंट बस खुश होके ही जाने वाला है. तो वो एक स्यूडो इमेज आपकी क्रिएट हो जाती है. फिर जब पेशेंट आपसे मिलता है उसका कुछ और एक्सपीरियंस वहां पे हो सकता है.
है ना? तो फिर पेशेंट वहां से डिसअपॉइंट होके जाता है, नॉट बिकॉज कि आप ठीक नहीं थे, बट बिकॉज आपका प्रोजेक्शन कुछ और ही था, जो पेशेंट ने आपको कुछ और ही इमेजिन कर लिया था। तो मेरा ये ऐसा सोचना है, ये मैं अपने आप में भी उसमें भी फॉलो करती हूँ फॉर माई ओन पेज एंड माई ओन रील्स। हमने किसी को हायर नहीं किया है, हम खुद अपनी रील्स बनाते हैं और वो बिल्कुल अपने टॉपिक से रिलेटेड बनाते हैं कि जो मैं ऑब्स एंड गायनी में प्रैक्टिस करती हूँ, जो मैं पेशेंट्स को बताना चाहती हूँ, उससे रेलेवेंट हम रील्स बनाते हैं, हम खुद बनाते हैं और हम खुद अपने पेज को हैंडल करते हैं। हमने किसी को भी आउटसोर्स नहीं किया है टू क्रिएट अ ऑरा कि ये मतलब कुछ द बहुत परफेक्ट ही, डॉक्टर हाँ, द या परफेक्ट ऐसा डॉक्टर, कुछ? ऐसा कुछ नहीं। वट एवर इट इज, ऑफ कोर्स जब आप हमसे मिलोगे तो उसमें हम ज्यादा एक दूसरे को जानेंगे, बट वट एवर आर रील्स आर कम्युनिकेटिंग, इट इज एब्सोल्युटली द सेम थिंग विच आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट, नथिंग रॉन्ग, नथिंग फॉल्स, नथिंग सूडो। Okay. What should be that one unexpected skill that a doctor should learn during their MBBS life or PG life जो उनको लॉन्ग रन में हेल्प करेगा फॉर अ प्रैक्टिस ऑफ देयर ओन? हाँ, आई थिंक थोड़ा सा जिसे हम एम्पैथी कह सकते हैं या एक इमोशनल क्वेश्चन कह सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, कि थोड़ा सा वो एक एस्पेक्ट भी एज अ डॉक्टर हम में होना चाहिए। डेफिनेटली ओवर सो लॉन्ग इयर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग आपके लिए जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में भी लोग कहते हैं, वो एक सब्जेक्ट हो जाता है और वो एक पेशेंट हो जाता है, वो एक केस हो जाता है। जब आप आपस में भी बात करते हो तो आप एज अ पेशेंट सुनीता ना बात करके उसका केस ऑफ सिजेरियन बात करते हो या वजाइनल डिलीवरी बात करते हो, यू नो थिंग्स। तो वो एक डिटैचमेंट का एलिमेंट भी चाहिए, लेकिन एक एम्पैथी का भी एक एलिमेंट चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको मतलब आप उससे इमोशनली अटैच होना चाहते हो, बट कई बार नहीं हो पाते हो बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन कि उसका अटेंडेंट अच्छा नहीं था, तो आप उससे थोड़ा दूर हो, लड़ने वाला हस्बैंड है या ऐसा है, तो वो एम्पैथी का एलिमेंट वैसे भी चाह के भी मैं आपसे नहीं अटैच कर पाती हूँ। लेकिन इट शुड बी देयर बिकॉज इट हेल्प्स यू इन डिसीजन मेकिंग। आप अपने आप को कहीं ना कहीं पेशेंट से थोड़ा कनेक्ट होके समझ पाते हो कि जो भी आप कह रहे हो, अगर पेशेंट नहीं मान रहा है आपका ओपिनियन या आपकी सलाह या एडवाइस जो भी आप दे रहे हो, तो वो क्यों ऐसा कर रहा है। इट्स जस्ट लाइक कि उसने मना किया और आप एकदम हॉस्टाइल हो गए कि ठीक है फिर अब मेरे पास मत आना अगली बार। तो ऐसा नहीं है, गो बैक, थिंक अबाउट इट, कम टू मी। अब भी रिसेंट का एक एग्जाम्पल बताती हूँ। पहले एक हस्बैंड वाइफ मेरे पास आते हैं, तो द वाइफ इज नॉट प्रेग्नेंट, बट दे आर नॉट, मतलब दे आर नॉट श्योर कि देर उनको प्रेगनेंसी कंसीव करना है कि नहीं, मतलब एक बच्चा है अभी, सेकंड करना है कि नहीं। तो मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ वॉट एवर प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग टाइप, एंड थोड़े दिन बाद उनका फोन आता है कि आई एम प्रेग्नेंट बट आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस प्रेगनेंसी, आई वांट टू अबॉर्ट द प्रेगनेंसी। फिर डिस्कशन होता है। तो मैं कहती हूँ कि जब आपका एक ही बच्चा है और आप दूसरा बच्चा शायद कभी करो, एंड नाउ यू हैव गॉट प्रेग्नेंट, सो व्हाई नॉट कंटिन्यू द प्रेगनेंसी। तो फिर वही जो उनके होता है कि कुछ प्रॉब्लम है फैमिली में, फाइनेंशियल भी हो सकता है, सो वट एवर फाइनली दे डिसाइड टू अबॉर्ट द प्रेगनेंसी, दे कम टू मी, आई गिव देम द पिल बिकॉज इट्स एन अर्ली प्रेगनेंसी, आई गिव देम द पिल एंड मैं उनको पूरा बताती हूँ कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। कट टू डे 3, दे कम बैक और मैं कहती हूँ खा ली दवाई, तो कहते हैं नाउ वी वांट टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी। बहुत ही मूड बहुत, चेंज यस होता यस रहता है। यस। सो अब आप क्या करोगे, अरे ये क्या बात हुई ना, ये कभी ये कर रहे हो, मैंने तो कभी दे वो दी कर रहे हो, मैंने दवाई दे दिया, मैंने सब तो। कर दिया, मैंने दवाई दे दी, मैंने सब कर दिया। सो बट आई कैन अंडरस्टैंड ऑन देयर पार्ट कि वो बहुत ही कंफ्यूज और फ्रेजाइल स्टेट ऑफ माइंड में है। मे बी द हस्बैंड डोंट वांट टू कंटिन्यू, द वाइफ वांट्स टू, और वाइस वर्सा हो सकता है। तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा एम्पैथी रख के अपनी एक डीप ब्रेथ लेके, इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन, लेट देम डिसाइड व्हाट दे वांट टू, एंड व्हाट एवर दे डिसाइड आई हैव टू कंटिन्यू विद दैट। नाउ दे आर डिसाइडेड टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, लेट्स सी। सो बिफोर इस हम एपिसोड को ख़त्म करें, उसके पहले एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, वेदर दे आर इन एमबीबीएस और पीजी, कि जब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो या आप कहीं भी ब्रांच आउट कर रहे हो कोई भी जॉब रिलेटेड, तो क्या उनके लिए एक एडवाइस होनी चाहिए, क्या एक रूल होना चाहिए कि वो उनको फॉलो करें? आई डोंट नो कि ये सब पे अप्लाई होता है कि नहीं, पर मुझ पे अप्लाई होता है और बहुत सारे लोगों को मैंने ये एडवाइस दी भी है कि इनिशियली, वैसे तो बिफोर यू एक्चुअली डिसाइड टू परस्यू एमबीबीएस तभी आपने ये सोच लेना चाहिए, बट एनीवेज इफ यू आर डूइंग एमबीबीएस और यू आर इन द पोस्ट ग्रेजुएशन, स्टिल आई वांट टू से दिस, डोंट परस्यू मेडिकल फील्ड विद द सोल एम ऑफ अर्निंग मनी। ये एक पैसा देने वाला
प्रोफेशन नहीं है. अपार्ट फ्रॉम मनी probably you will get everything. Name, fame, दुआएं, you'll get मिठाई का डब्बा also, but maybe you'll not get the डब्बा of money. पैसे So, मिलेंगे उसकी हाँ, गारंटी नहीं इसकी है. कोई गारंटी नहीं है. तो डोंट pursue this branch as a earning branch. It may be a byproduct. जब एक बहुत महान डॉक्टर आप बन जाओगे, मे बी नारायण शेट्टी और मेडिसिटी में दांता जो वो है, तो अगर आप उतने महान अगर हो जाते हो तो सब कुछ मिलेगा, पैसा, नाम, सब कुछ मिलेगा. लेकिन अगर आप जूनियर लेवल पे हो या इनिशियल स्टेजेस हो, शायद नाम ज्यादा मिले, पैसा कम मिले, या पैसा ज्यादा मिले तो नाम ना मिले. तो ये बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. बट अगर आप इस होल सोल इंटेंशन ऑफ अर्निंग मनी के साथ नहीं रहोगे तो आप शायद कम दुखी रहोगे इस ब्रांच से, बिकॉज इट्स अ लेट पेइंग ब्रांच. थैंक यू सो मच मैम, थैंक इतने यू. अच्छे पॉडकास्ट के लिए, इतने नॉलेजेबल पॉडकास्ट के लिए. एंड हमने 3 पॉडकास्ट आपके साथ शूट करे एंड तीनों में बहुत मज़ा आया. तीनों ही बहुत ही आई गेस अच्छे, हमने व्यूअर्स को जो बेस्ट हम दे सकते थे वो ट्राई करा. एंड ऑफ कोर्स हम और पॉडकास्ट के लिए आपको बुलाते रहेंगे. हम लोग फॉरवर्ड करते हैं कि और पॉडकास्ट के लिए आपको हम इनवाइट करें. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. और मुझे भी बहुत मजा आया. मुझे तो कुछ नहीं लग रहा था कि हम कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ भी. मुझे लग एक रहा था हम बात कर रहे कॉन्वर्सेशन हैं. चल रही है, यस, सीनियर टू जूनियर कॉन्वर्सेशन हो रही है. और जो भी अंदर आपकी भड़ास होती है ना, आप किसी को बताना चाहते हो पर कोई सुन नहीं रहा है आपकी बात, तो आज मैंने सब सुना दिया है. आई होप कि किसी के भी वो काम आए और किसी को भी अगर उससे फायदा हो, तो इट इज आवर मतलब मिशन सक्सेसफुल. थैंक यू थैंक यू सो सो मच. मच मैम. थैंक यू.